हम लोगों ने मोशन को पढ़ा, मोशन के अंदर बहुत सारे ऐसे पैरामीटर पढ़े जो मोशन को एक्सप्लेन करता है, जैसे कि डिस्टेंस, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये सारी चीजें मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है। तो अब हमारे पीछे का इसका सवाल ये है कि भाई क्लास 11th क्लास के अंदर जब हम फिजिक्स में चैप्टर्स पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन को फिर पढ़ते हैं। तो असल में जो ये मोशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्या ये मोशन खुद ही हो जाता है या इसके पीछे कोई कारण है? तो बेटा मोशन के पीछे का कारण है फोर्स, जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो, कोई गाड़ी अगर रोड पर मूव कर रहा है तो इसका कारण यह है कि वो गाड़ी फोर्स लगा रहा है आगे चलने के लिए, यानी फोर्स का अप्लाई होना जरूरी है। तो रीजन क्या है? किसी भी मोशन का जो कारण होता है वो फोर्स है, और इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट है वो चीजें जो आपने इससे पहले के चैप्टर्स में पढ़ा, जैसे कि डिस्टेंस, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि स्पीड, जैसे कि वेलोसिटी, जैसे कि एक्सेलरेशन। ये वो तमाम चीजें जो भी हमने पढ़ी पिछले चैप्टर्स में, ये बेटा ये एक इफेक्ट है। किस चीज का इफेक्ट है? ये फोर्स का इफेक्ट है। यानी फोर्स क्या है? फोर्स एक कारण है मोशन का। फोर्स इज अ कॉज ऑफ मोशन। तो हमने चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में हमने ये जाना कि मोशन जो है वो दो टाइप से हमने स्टडी करी, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। लेकिन वो किस चीज के कारण था, अब वो स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे, जो कि है फोर्स। यानी अगर मुझे फोर्स को डिफाइन करना है, तो हाउ कैन वी डिफाइन द फोर्स? फोर्स इज अ कॉज। फोर्स क्या है? फोर्स इज अ कॉज ऑफ मोशन। एक लाइन में बोलूं तो फोर्स क्या है? मोशन का कॉज है, कारण है मोशन का। ठीक है, फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। एंड पुश एंड पुल, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स की एक और डेफिनेशन कहनी हो तो किसी चीज को धक्का लगाना या किसी चीज को अपनी तरफ खींचना, यही फोर्स कहलाता है। अगर मेरे आगे एक बैलगाड़ी है और मैं बैलगाड़ी को खींच रहा हूं तो मैंने कुछ फोर्स लगाया। मेरे आगे एक साइकिल है, मैं साइकिल को धक्का लगा रहा हूं तो मैंने फोर्स लगाया। यानी फोर्स क्या है? पुश करना या पुल करना, ये दोनों ही कंडीशन फोर्स कहलाती है। अब हमारे सामने ये फोर्स जो है ये दो टाइप का हो सकता है। वन फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, और जबकि दूसरा फोर्स होता है बेटा अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो, अब इन दोनों को बातों समझते हैं। बैलेंस्ड फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट जैसे मोशन में है वो कंटिन्यू करे, यानी आपके फोर्स को कोई अपोज कर रहा है, कोई बैलेंस कर रहा है। दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। जैसे कि रोड के ऊपर एक बॉक्स रखा है, मैं क्या करता हूं, इस बॉक्स को फोर्स लगाना शुरू किया, लेकिन ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा। ये बॉक्स अभी भी मूव नहीं कर रहा। मैंने धक्का तो लगाया, लेकिन मेरे धक्का लगाने के बाद भी ये अपनी जगह से नहीं हिला। इसका मतलब कोई ना कोई मेरा अपोज तो जरूर कर रहा है, मतलब कोई मेरे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, पर मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। असल में जो आदमी आपको नजर नहीं आ रहा वो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है। यानी आपका अपोज यहाँ पर फ्रिक्शन कर रहा था, यानी कि ये जो है बैलेंस्ड फोर्स हो गया। अगर आपने जो अप्लाई फोर्स किया वही फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है, तो मैं इसको बैलेंस्ड फोर्स कहूंगा। ऑब्जेक्ट इसीलिए मूव नहीं करता। यानी बैलेंस्ड फोर्स के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो हो जाता है, या दूसरी भाषा में कहूं तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। फिर आप कहोगे यार वेलोसिटी तो है नहीं सर, ये तो चला ही नहीं। बेटा वेलोसिटी तो वो भी है ना जो जीरो रेस्ट पर रखा हुआ है। तो अगर वो रेस्ट पर है तो वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो ही रहेगा, कांस्टेंट यानी फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, कोई इस पे बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। अच्छा, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? तो अगर बॉक्स रखा है, मैंने इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से फ्रिक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो अब सिंपली मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि मेरा फोर्स ज्यादा है और फ्रिक्शन फोर्स कम है। यानी ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा कितने न्यूटन से? बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, यानी कि 1 न्यूटन से आगे की तरफ मूव करने लग जाएगा। इस टाइप के फोर्स को अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। इतने के बाद इस चैप्टर के अंदर फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन के कुछ लॉज आए। देखो, न्यूटन के लॉ आप लोग क्लास 9th से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, समझते आप बचपन से हैं, लेकिन आप 9th में इसको इनिशियली पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं 9th क्लास में? न्यूटन ने कितने लॉ दिए? न्यूटन ने टोटल 3 लॉ दिए। देखो, हम एक एक करके न्यूटन के तीनों लॉ को समझते हैं। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ये कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि भाई अगर कोई चीज रुकी हुई है
तो वो रुकी रहना चाहती है। अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलते रहना चाहती है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसी चीज को अगर मैं डिफाइन करूं, सो an object will continue its state of motion, until or unless an external force is applied। जब तक कि कोई बाहरी फोर्स ना लगे तब तक वो अपने मोशन को कंटिन्यू करना चाहता है। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू। कंटिन्यू का ये मतलब नहीं है कि वो चलते रहेगा, मतलब अगर वो रुका है तो वो रुका रहेगा। मान के चलो बेटा, मेरे हाथ में ये एक माउस है, ठीक है, कंप्यूटर का माउस है, सच का माउस नहीं, ये माउस है। अब ये माउस मेरे हाथ में कब तक रुका रहेगा? जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स में हाथों से उठा ना लूं। तो जैसे ही इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा तो ये पहले रेस्ट पे था, अब ये मोशन में आ गया। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को छोड़ देता है, अपनी पोजीशन को बदल देता है, चेंज कर देता है। यही था न्यूटन का पहला लॉ। भाई इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। मान के चलो आपके सामने एक पेड़ है, उस पेड़ पर आम लटका हुआ था, है ना, उस पेड़ पे आम लटका था। मैं गया, इस पेड़ को पकड़ के मैंने जोर से हिला दिया। मेरे पेड़ को हिलाने से क्या प्रोसेस हुआ? ये पेड़ की डाली थी और इस पे लटका था आम। मैंने पेड़ को हिलाया तो डाली भी अपनी जगह से हिल गया। मान लो डाली और आम पहले दोनों रुके हुए थे रेस्ट पोजीशन पे, तो ये दोनों रुके रहना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन। बट हुआ क्या, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जिससे कि डाली अपनी जगह छोड़ के चल दिया, लेकिन ये आम रेस्ट पे था और रेस्ट को कंटिन्यू करना चाहता है, इसीलिए आम वहीं रह गया, डाली आगे चली गई। अब ये आम तो लटका नहीं, इसीलिए ये जमीन पे गिर पड़ता है। ये इसका एक एग्जाम्पल है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम लोग सर्दियों में करते हैं। अभी जब सर्दियां आएंगी तो हम अपने कंबल, चादर, ब्लैंकेट वगैरह सब निकालेंगे और सबसे पहले छत पे ले जाएंगे और डंडे से उसकी पिटाई करते हैं। यानी जब आप उस पर डंडे से पीटते हो तो क्या होता है भाई, ये है चादर। चादर पे जैसे ही डंडा पड़ता है तो चादर तो अपनी जगह छोड़ के चल देता है, लेकिन डस्ट पार्टिकल जो उसके ऊपर रुके हुए थे रेस्ट पे, वो अपनी जगह पे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं रेस्ट पे, लेकिन चादर तो आगे चली गई, तो डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाता है। सिमिलर कंडीशन बस में होगा। जब आप किसी बस के अंदर बैठे हुए हैं और मान के चलिए बस अभी रुका हुआ है, बस रुका है तो बेटा आपकी बॉडी भी बस के अंदर रुकी हुई है। जैसे ही बस स्टार्ट हुआ, बस आगे बढ़ा, लेकिन आपकी बॉडी तो रेस्ट पे थी, वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, इसीलिए बस तो आगे निकल गई, आपकी बॉडी पीछे हो जाती है और आप पीछे की झटका लगता है ना, पीछे रह जाती है। अच्छा, इसी के अपोजिट बस चल रही है, आपकी बॉडी, आपका पैर उसके कांटेक्ट में है बस के, तो आप भी चल रहे हैं। अब क्या होता है, बस वाले ने सडनली ब्रेक लगा दिया, क्या होगा? आपकी बॉडी तो मोशन में थी ना, तो ये तो मोशन में ही रहना चाहेगी, इसीलिए आगे की तरफ मूव करेगा मोशन में। और बहुत पतला आदमी है तो ड्राइवर के पास जाके भी गिर जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ और ये सारे इसके एग्जांपल्स थे। तो मैंने कौन कौन से एग्जांपल डिस्कस किए? एक ट्री वाला एग्जांपल आप याद रखना, एक मैंने आपको एग्जांपल दिया ब्लैंकेट वाला, है ना, ब्लैंकेट वाला। एक एग्जांपल मैंने आपको कौन सा दिया? बस वाला, बस के स्टार्ट से चलने का और चलते हुए का रुकने का। तो ये एक एग्जांपल आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ चीजें हम लोग फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर जो दूसरा पॉइंट आता है, न्यूटन का सेकंड लॉ, ये वही बात है, नाइन्थ वाली ही चीज रिपीट होगी सेकंड लॉ के अंदर भी। असल में सेकेंड लॉ और कुछ नहीं, फर्स्ट लॉ का ही मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। मतलब फर्स्ट लॉ ने कोई फॉर्मूला नहीं दिया, सेकेंड लॉ ने फॉर्मूला दिया फर्स्ट लॉ के लिए। अब ये क्या कहता है सेकेंड लॉ? कि जो भी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो ना, वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम के चेंज के प्रोपोर्शनल होता है। अब ये क्या चीज है भाई? देखो, प्रोपोर्शनल का निशान लगाया, है ना, और रेट ऑफ चेंज, देखो चेंज इन मोमेंटम, और रेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो नीचे डेल्टा टी लगा दो। इस डेल्टा यानी ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज, बदलाव। मोमेंटम में कितना बदलाव आया, कितने टाइम में आया, यही फोर्स है। अगर मैं प्रोपोर्शनल के निशान को हटाकर इक्वल लगाऊं तो कांस्टेंट के आएगा, के डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करो, आप डेल्टा टी को तो यही रहने दो, पी क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब क्योंकि ये मास नहीं बदलेगा, किसी भी बॉडी का मास तो कांस्टेंट होता है ना, मास डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया। ये जो डेल्टा है ना, ये डी की तरह है, डिफरेंशिएशन की तरह है, इसको हम बाहर कर दें कांस्टेंट चीजों को। हमने सीखा था चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, और अगर आप ये डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं
तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखने के लिए हमारे चैनल पे एक वीडियो है 11th क्लास का, अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, उसके अंदर सारे चैप्टर के वन शॉट वीडियोस हैं, तो आप उसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जा करके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन समझ सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, मास को बाहर रखा और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को छोड़ दिया। अब देखो ये एक फॉर्मूला है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि इसको एक्सेलरेशन लिखें तो फोर्स इक्वल टू के एम में आ गया। भाई एमकेएस सिस्टम के अंदर जो ये के है ये 1 होता है, यानी फोर्स की वैल्यू निकल के आई मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आ गया न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लाने का प्रोसेस था। अब सवाल है कि सर मैं तो ये बोल रहा था कि ये लॉ फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करता है, कैसे? ये तो अलग ही चीज है ना, फर्स्ट लॉ ने तो ऐसा नहीं बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ना तो फर्स्ट लॉ ने एफ इक्वल टू एम ए बोला, तो ये एक्सप्लेन कैसे कर रहा है फर्स्ट लॉ को? तो चलो इसको भी समझते हैं। हम लोग लिखेंगे कि हाउ सेकेंड लॉ इज द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। भाई फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कैसे है, जरा इस चीज को समझते हैं। देखो मैंने अभी लिखा एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट लॉ क्या कहता था, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक ऑब्जेक्ट अपने मोशन को कंटिन्यू करेगा, मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी रहेगी, मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा या रुका रहेगा। तो काम करो, एक्सटर्नल फोर्स को ना जीरो पुट कर देते हैं। अगर मैं इस एफ की जगह जीरो रख दूं तो इधर आया एम ए, एम को डिवाइड में ले आओ जीरो के नीचे, तो एक्सेलरेशन क्या निकला, वो भी जीरो आया भाई, जीरो बाई एम। एक्सेलरेशन होता क्या है भाई, डीवी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहां से डीवी क्या होगा, डीटी को उधर ले जाओ, जीरो इंटू डी जीरो ही हो गया। डीवी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये जीरो के इक्वल है। तो भाई ऐसा करो ना, माइनस वी आई को उधर ले जाओ, वो वी आई हो गया। देखो क्या प्रूव हुआ, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही फाइनल वेलोसिटी होगी, कब? जब आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था कि अनटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगा मोशन कंटिन्यू करेगा, मतलब जैसा इनिशियल वैसा फाइनल। इनिशियल जीरो वेलोसिटी है तो फाइनल भी जीरो ही रहेगा, मतलब अगर रुका है तो रुका ही रहेगा और अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा। ये एक्सप्लेनेशन है न्यूटन के सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ की डेरिवेशन। तो एक बार फटाफट इसको नोट करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस न्यूटन थर्ड लॉ। देखो न्यूटन का थर्ड लॉ की बात अगर हम करें तो न्यूटन का थर्ड लॉ आप बचपन से एक ही चीज पढ़े आ रहे हो, घिसी पिटी जानकारी है यार, बार 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 वही चीजें आती जाती है ना। हमारी स्टडी ही ऐसी है कि जो हमने बचपन में पढ़ा उसी को थोड़ा और इलेबोरेट करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ के बारे में, हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। देखो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट में तो कुछ जान ही नहीं है ना, बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट होता है, लेकिन बड़ी काम की चीज है, इससे हमने बहुत सारी चीजें बनाई। थर्ड लॉ ने क्या बोला, थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन, हर एक एक्शन का, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है हर एक फोर्स का, एवरी एक्शन का। जैसे एग्जांपल के लिए अब मान के चलो कि मैं चल पाता हूँ, रोड पे हम लोग ऐसे चल पाते हैं ना, हमारे चलने का कारण क्या है, हम लोग रोड को धकेलते हैं। तो रोड को आपके पैर ने धक्का दिया, भाई ये जमीन है, ये आपका पैर है इसके ऊपर, ठीक है, आपने क्या किया, जमीन को ना पीछे की तरफ धक्का दिया। तो जमीन को अगर आप धक्का देते हो तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जमीन आपको धक्का देगा आगे की तरफ, इसीलिए आप मूव कर पाते हो, आपके चलने का यही कारण है। देखो दुनिया इसी पर टिकी है न्यूटन थर्ड लॉ से। इसके अलावा अगर हम एक बंदूक की बात करें, बंदूकों में ना पहले की जो बंदूकें होती थी वो बड़ी लंबी चौड़ी होती थी, उसका कारण क्या होता था, लंबी बंदूकों को ना कंधे से सहारा देकर के चलाया जाता था, दुनाली जैसे को। तो जब फायर करते थे दुनाली को तो आगे की तरफ तो बुलेट जाती थी, लेकिन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बंदूक आती थी पीछे की तरफ। और ये जो बंदूक पीछे आती थी ना, तो इसी को हम कहते थे रिकॉइलिंग वेलोसिटी, मतलब बंदूक रिकॉइल हो रही है, पीछे आ रही है। तो ये क्यों हुआ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई एक नाव है और नाव से कोई आदमी बैंक की तरफ जंप करता है ना, व्हाट इज बैंक, ये बैंक पैसे वाला बैंक नहीं है, ये किनारा है ना, समुद्र का किनारा, इस पर जंप करता है। तो अगर ये आगे जंप करेगा तो नाव पीछे जाएगी, अगेन द लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इस टाइप से ये सारे एग्जांपल न्यूटन के थर्ड लॉ के हैं। तो बेसिक जो हमने यहां तक पढ़ा
यहाँ तक हमारा क्लास 9th का सिलेबस था जो हमने 9th में स्टडी किया और हमारे 11th में इंपॉर्टेंट था। अब जो हम पढ़ेंगे वो हमारे क्लास 11th की जड़ यानी जान होगा, जो कि टॉपिक का नाम है फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये हम लोग सिर्फ इसी क्लास में पढ़ते हैं और ये आपका पीछा कभी आगे नहीं छोड़ेगा। हमेशा के लिए इसको याद रखना। क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम? देखो, हम लोग ना आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं है, मतलब हम लोग आर्टिस्ट नहीं है, हम डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। मैं आपको बोलूं कि चल भाई सुन बेटा, एक आदमी है, जरा उस आदमी को ना रोड पे चल रहा है वो आदमी, तो उसका फोटो बना। मैं तो यार ऐसा ही बनाऊंगा, मेरे को नहीं आता आदमी की चेहरा बनाना, कि मैं बनाऊं एक नाक एक मुंह है ना, और ये करके मैं बना दूं इसके बाल, इसके कान, इसकी आंखें, और फिर मैं बताऊं भाई ये जो है आदमी पैर लेके चल रहा है। मेरे बस की तो नहीं है इतना कर पाना, बिकॉज आई एम नॉट द आर्टिस्ट। ओके, सो नाउ हम लोगों ने ना फिजिक्स स्टूडेंट्स ने इसका बीच का रास्ता निकाला। हमने कहा यार एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इसको ना सिंपली सॉल्व करते हैं, एक ऐसा डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं जो इस चीज को एक्सप्लेन कर दे आसानी से। जैसे कि एक आदमी रोड पे चल रहा है, तो एक काम करो, पहले तो रोड बनाओ। अच्छा, अब सवाल आता है रोड यानी सरफेस। अब सरफेस बेटा दो तरीके के हो सकते हैं, टेबल भी सरफेस है, राइट और नॉट, टेबल भी सरफेस है, जमीन भी सरफेस है। इन दोनों में फर्क क्या है? जमीन अपनी जगह से हिल नहीं सकता, लेकिन टेबल अपनी जगह से हिल सकता है। तो सरफेस जब हम बनाते हैं तो हमें ऐसा सरफेस बनाना है जो कि अपनी जगह से हिल सकता है और जो नहीं हिल सकता, इन दोनों को एक्सप्लेन करने वाला। तो अगर सरफेस के नीचे हमने एक ऐसी लाइन खींच दी, तो इसका मतलब है ये जमीन है। जमीन मतलब ये हिल नहीं सकता, इसे हम लोगों ने नाम दे दिया, इट इज रिजिड सरफेस। इट इज कॉल्ड रिजिड सरफेस। और अगर सरफेस के नीचे लाइन नहीं है तो ये टेबल है। टेबल यानी ये क्या है? नॉन रिजिड सरफेस। तो कहोगे यार इसका एफबीडी से क्या लेना देना, क्या है ये एफबीडी, कौन सी बला है? तो बेटा फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसको अगर मैंने ड्रॉ करके तुम्हें दे दिया एज अ फिजिक्स स्टूडेंट, तुम्हें सिर्फ डायग्राम देखने की जरूरत है और तुम पूरा सिनेरियो समझ जाओगे उसके पीछे हो क्या रहा है। जैसे कि ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है। डेफिनेशन की बात करूं तो हम लिखते हैं कि इट इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम, जो कि अपने आप को खुद एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ईच एंड एवरी फोर्स जो उस पे लग रहा है वो आप उस डायग्राम पे प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपली डेफिनेशन क्या हो जाता है? इट इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम which explain all the forces all the forces applied on the body। तो बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को आप ड्रॉ कर देते हैं, उन सारे फोर्सेस को आप दिखा देते हैं। यही फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट है। अब चलो देखो जरा, तो मैंने बेटा अभी आपको सरफेस बताया, दो टाइप का सरफेस हो सकता है, रिजिड सरफेस और नॉन रिजिड सरफेस। रिजिड सरफेस वो जमीन जो हिल नहीं सकती यानी फर्श मेरा, रिजिड सरफेस, सॉरी उल्टा हो गया, रिजिड सरफेस जो हिल नहीं सकती यानी जमीन फर्श मेरा, नॉन रिजिड सरफेस वो जैसे जो हिल सकता है अपनी जगह से, जैसे कि टेबल। तो टेबल मूव कर सकता है, तो टेबल क्या है? नॉन रिजिड सरफेस है। तो ये डायग्राम है। अब मैं बात करता हूँ कि अच्छा मैं रोड पर चल रहा हूँ तो मेरा फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। देखो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। देखो आम आदमी क्या बनाएगा, बाकी आदमी क्या बनाएंगे, दिखाएंगे ये जमीन है और इसके ऊपर ये आदमी चल रहा है ऐसे, ये बना लिया। अब हम क्या करेंगे एज अ फिजिक्स स्टूडेंट, हम इसको फ्री बॉडी बनाते हैं। देखो सबसे पहले इस आदमी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा होगा। भाई आदमी खड़ा है जमीन पे तो जमीन पे वजन तो लगा रहा होगा, जमीन उसको अपनी तरफ तो खींच रही होगी ग्रेविटी की वजह से, यही उसका वेट होता है जिसे हम mg बोलते हैं। ठीक है, अब ये कहां से आया पूछोगे, तो भाई फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था अभी अभी, न्यूटन का सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम जी भी लिखते हैं, इसीलिए नीचे की तरफ हुआ mg। अच्छा, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ, हर एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होता है और इक्वल भी होता है। यानी अब जमीन तुम पे फोर्स लगाएगा, कौन सा फोर्स लगाएगा? जमीन फोर्स लगाएगा भाई, जो उसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन यानी रिएक्शन फोर्स, आर, या कई जगह इसे एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन बोलोगे तो एन से रिप्रेजेंट, रिएक्शन फोर्स बोलोगे तो आर से रिप्रेजेंट, दोनों सेम है।
और ये चल रहा है जमीन पे ना, तो जमीन बनाने के लिए नीचे लाइन खींचनी पड़ेगी ना, तो ये हुआ रिजिड सरफेस पे चल रहा है। अभी भी ये एक्सप्लेन पूरा नहीं हुआ। अच्छा, रोड पे फ्रिक्शन फोर्स होता है, तुम आगे चलोगे, अगर मान लो ये आदमी आगे चल रहा है, आगे की तरफ इसने अप्लाइड फोर्स लगाया, तो भाई पीछे की तरफ जमीन भी फोर्स लगाएगा, मोशन का अपोज करता है हमेशा फ्रिक्शन, ये लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। ये कंप्लीट हुआ एफबीडी इस आदमी का चलते हुए था। तो इस तरीके से हम फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। फटाफट इसको नोट करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम को समझने के बाद जरूरी है कि हम इसका इस्तेमाल किस जगह करते हैं, मतलब हम कहां पर इसका यूज कर सकते हैं। देखो, इस चीज को समझने के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे हम कहते हैं वेट ऑफ अ पर्सन इन एन एलिवेटर। एक आदमी किसी लिफ्ट के अंदर बैठा है, मतलब या खड़ा है, किसी लिफ्ट के अंदर खड़ा है। अब ये लिफ्ट ना कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, कभी रस्सी टूट जाती है। हर एक केस को हम लोग स्टडी करेंगे और समझेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। भाई सबसे पहले देखो, लिफ्ट जो है ना वो मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए से जा रही है, ए एक्सेलरेशन है। पहले तो आप इस आदमी का ना एफबीडी ड्रॉ करो। देखो भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये बंदा क्या लगाएगा, ये बंदा ऐसा है ना, लिफ्ट के अंदर जा करके खड़ा हो गया है वेइंग स्केल के ऊपर और अपना वजन देख रहा है कि लिफ्ट ऊपर जाता है तो मेरे वजन में क्या चेंज आता है, लिफ्ट नीचे जाता है तो मेरे वजन में क्या चेंज आता है। इस चीजों को वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो क्या देखता है भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट mg लगेगा, और क्योंकि वो वजन लगा रहा है लिफ्ट के उसके ऊपर, लिफ्ट के फर्श पे या फिर यूं कह लो मशीन पे, तो भाई मशीन भी तो उल्टा उस पर फोर्स लगाएगी ना, इक्वल एंड अपोजिट। जैसे हमने आर या फिर एन बोला था, नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स, जो कि इक्वल एंड अपोजिट होता है। असल में वेइंग स्केल आपका यही आर मेजर कर रहा होता है, ना कि आपका एमजी मेजर कर रहा होता है। ये और बात है कि आर और एमजी दोनों बराबर है। तो वेट वेइंग स्केल कौन सा मेजर करता है, आर को मेजर करता है। अच्छा, ये बन गया। अब मुझे बताओ बड़ा फोर्स कौन, ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है ना, मूविंग अपवर्ड, तो ऊपर वाले फोर्स को बड़ा मानो, यानी बड़ा मान लो आर को। तो आर माइनस छोटा फोर्स नीचे वाला एम जी बराबर आएगा नेट फोर्स। अब हम लोग इस पे लगाएंगे फोर्स का फॉर्मूला। नेट फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन ने क्या दिया था, मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज आर माइनस एम जी। मुझे ना ये आर चाहिए, माइनस एम जी को उधर ले जाओ बेटा, प्लस एम जी हो जाएगा, तो ये बना एम जी प्लस एम। देखो ये है हमारा फाइनल रिलेशन वेट का। तो ये जो आर है ना, यही वेट तुम्हारा मशीन मेजर करता है। हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अपेरेंट वेट। वो वेट जो लगता है, विच सीम्स टू बी, मतलब हमें जो वेट दिख रहा है हमारे वेइंग स्केल के ऊपर, वो आर है। असल में तुम्हारा वेट क्या है, mg है। दिस इज योर रियल वेट। लेकिन जरा गौर करो, आपके रियल वेट में ma जुड़ गया है, ऐड हो गया, प्लस हो गया, यानी mg में कोई चीज जुड़ गया, यानी आपका वजन बढ़ गया। तो जब लिफ्ट ऊपर जाता है ना, तो तुम्हें महसूस होगा कि यार तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, कोई चीज नीचे से तुम्हें खींच रही है, अगर लिफ्ट एक्सेलरेट करते हुए ऊपर जाती है। तो ध्यान रखने का कि अपेरेंट वेट यहाँ पर क्या हो रहा है, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो अपेरेंट वेट ज्यादा आता है रियल वेट से, मतलब तुम भारी हो जाते हो, तुम्हें लगता है कि तुम भारी हो गए हो। यह है हमारा पहला केस। दूसरा केस लेके देखते हैं। सेकंड केस हम ये मान लें कि लिफ्ट इस वक्त डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, अगेन एक्सेलरेशन ए से। पहले तो मुझे इसका एफबीडी बताओ। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस बंदे का वेट लगेगा यानी mg, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन आर, हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रहा है तो इस वक्त नीचे वाला फोर्स mg बड़ा हुआ, तो मैं लिखूंगा बड़ा फोर्स mg माइनस छोटा फोर्स ऊपर वाला आर बराबर नेट फोर्स। नाउ व्हाट इज नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन, मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज mg माइनस आर। माइनस आर को मैं उधर ले जा रहा हूँ, प्लस आर हो जाएगा, ma को इधर ले आओ तो mg में से घट जाएगा, यानी बच्चों आर क्या निकला, mg माइनस ma। अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, आर क्या है, आर इज आवर अपेरेंट वेट, जो वेइंग स्केल मेजर करके बताता है ना, और mg हमारा क्या है, रियल वेट। अब जरा अपने रियल वेट और अपेरेंट वेट में गौर करो। रियल वेट में कोई चीज माइनस हो गया, नेगेटिव माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी डिक्रीज हुआ, तो आपका एक्चुअल वेट डिक्रीज होने लग जाता है, जो आपको महसूस होता है। यानी आपका अपेरेंट वेट ये कम होगा, ये सॉरी, हाँ सॉरी, कम होगा रियल वेट से। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा आपका वजन घटने लग गया। अब हम बात करते हैं तीसरे केस की। थर्ड केस क्या लेके चलते हैं भाई, थर्ड केस में ये मान के चलो बेटा कि अब लिफ्ट अपवर्ड जा रहा है, लेकिन इस वक्त ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब अब लिफ्ट की स्पीड कांस्टेंट है, धीरे धीरे बराबर स्पीड से जा रहा है, एक्सेलरेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा। एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो ए की वैल्यू 0 ले लो,
अगेन एफबीडी ड्रॉ करो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लगेगा mg, ऊपर की तरफ लगता है r, क्योंकि लिफ्ट अपवर्ड जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स अभी भी बड़ा लेना है आपको। ऊपर कौन है r, तो लिखो r माइनस नीचे वाला फोर्स छोटा फोर्स mg बराबर नेट फोर्स। अब मैं नेट फोर्स का जब फॉर्मूला ma लिखूंगा तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह मुझे जीरो लिखना है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट तभी होती है जब एक्सेलरेशन जीरो होता है, मतलब बराबर स्पीड से चल रहे हो तो स्कूटी में तुमने एक्सेलरेट नहीं किया ना, तो एक्सेलरेशन जीरो ले लो। तो r माइनस एम जी कितना आया, ये जीरो आया, यानी r क्या हुआ, mg को उधर ले जाओ तो r बराबर mg, मतलब तुम्हारा एक्चुअल वेट जो है ना, रियल वेट, वही तुम्हें लगेगा, मतलब वेइंग स्केल वही बताएगा r, यानी अपेरेंट वेट जो है वो बराबर होगा रियल वेट के या एक्चुअल वेट के, राइट। तो ये हमारा केस आता है अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अच्छा, इसी का अपोजिट करो, डाउनवर्ड ले लो। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डाउनवर्ड मान लो नीचे आते हैं, तो फिर से वही केस होगा भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट mg, ऊपर की तरफ r, नीचे वाला फोर्स बड़ा क्योंकि नीचे जा रहा है डाउनवर्ड, तो mg में से इस वक्त r घटाऊंगा और नेट फोर्स जीरो लिखूंगा। तो r बराबर mg, नेट फोर्स जीरो क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है ना, तो मास इनटू एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो यानी अगेन यहाँ पर भी मुझे क्या नजर आ रहा है बच्चों, अपेरेंट वेट जो है वो बराबर है मेरे रियल वेट के, है ना, एक्चुअल वेट के बराबर है अपेरेंट वेट। तो यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस की तरफ। जो अगला केस है हम लोग ये मानते हैं लिफ्ट का मैकेनिज्म ही फेल हो गया, मतलब ये कि भाई लिफ्ट में ना जो रस्सी लगी होती है, जो स्प्रिंग लगा होता है, जो रस्सी लगी होती है, जो स्प्रिंग लगा होता है, पुली लगा होता है, सारा मैकेनिज्म टूट गया। भाई ये रस्सी ना इमरजेंसी में टूट गई। अब बताओ लिफ्ट नीचे गिरेगा, कौन खींच रहा है लिफ्ट, ग्रेविटी, यानी अब लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ वो जी के बराबर है, ग्रेविटी के बराबर है। जरा इसका एफबीडी फिर से ड्रॉ करो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट mg, ऊपर की तरफ r, क्योंकि नीचे जा रहा है अभी भी मैं वही काम करूंगा, बड़ा फोर्स mg माइनस छोटा फोर्स r बराबर नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन कितना है, तो सर एक्सेलरेशन तो g है, तो mg लिखो, इधर आया mg माइनस r, तो r बराबर क्या होगा, माइनस आर हो जाएगा प्लस आर, mg को इधर ले आओ तो mg माइनस mg, भाई ये तो आ गया जीरो। यानी कि इस कंडीशन में आपका जो अपेरेंट वेट है, मतलब जो वेट आपको वेइंग स्केल पे नजर आता है बच्चों, वो जीरो है, ठीक है, वो जीरो है, यानी आपको लगेगा आपका वजन तो है ही नहीं। सो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ, कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, वेटलेसनेस, वेटलेसनेस की कंडीशन है, आपको आपका वजन पता ही नहीं लगेगा। तो अगर कोई आपको बोले आप भारी हो, आपका वजन ज्यादा है, तो उसको बोलो वजन ज्यादा नहीं है, मैं टूटे हुए लिफ्ट में नहीं हूँ असल में। तो टूटे हुए लिफ्ट में अगर आप होंगे तो आपका वजन ऑफ कोर्स जीरो हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसी कंडीशन को मैं बाहुबली कंडीशन भी कहता हूँ। रीजन क्या है ना, कि भाई आपका वजन जीरो है और आपके साथ कोई भी चीज गिर रही है तो उसका वजन जीरो है। हाथी को हटाओ हाथ पे और छत से जरा कूद के देखो, छत से कूदते हुए फोटो खिंचा लो, हाथी को आपने उठा रखा है, तो ऐसी फोटो बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि हाथी का वजन तो जीरो है और आपका वजन भी जीरो है, तो बिल्कुल आप उसको लिफ्ट कर सकते हो। इस कंडीशन में फोटो खिंचा लो। हाँ, जमीन पे गिरने के बाद क्या है उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ऐसे में आप फोटो खिंचा सकते हैं। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। मान लो कोई आपका दुश्मन है, वो क्या करता है, लिफ्ट की रस्सी तोड़ देता है और इसके बाद भी ना उसका मन नहीं भरता, वो लिफ्ट में एक रस्सी बांध के उसको और जोर से खींच रहा है, मतलब ये लिफ्ट तो टूट ही टूट गया, उसके अलावा उसको और नीचे खींचा उसने, यानी अब नीचे तो गिर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी है। अगर रस्सी टूट जाती सिर्फ तो जी से गिरता, जी एक्सेलरेशन से, लेकिन क्या हो रहा है, रस्सी बांध करके कोई उसको और नीचे खींच रहा है, तो ग्रेविटी से भी ज्यादा तेजी से वो नीचे गिरेगा। तो इस केस में क्या होने वाला है, जरा एज्यूम करते हैं। देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg वेट, अपवर्ड डायरेक्शन में r, क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रहा है मैं फिर से वही काम करूंगा बच्चों, mg माइनस r बराबर नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से r आया mg माइनस ma आया। अब मुझे बताओ, क्योंकि एक्सेलरेशन ज्यादा है तो ये वाला पार्ट ज्यादा होगा, mg वाला पार्ट कम होगा, आंसर मेरा नेगेटिव आएगा या नहीं, मेरा r नेगेटिव आ जाएगा इस केस में। कैसे, देखो मान के चलो मैं इसमें से m कॉमन ले लेता हूँ, ये आ गया g माइनस a, ये मेरा r आया। भाई g की वैल्यू 9.8 होती है, चलो इजी कर लिया, 10 मान लो, और मान लो a की वैल्यू 12 है, तो मुझे बताओ 10 माइनस 12 इंटू m करूंगा तो क्या निकलेगा बेटा, माइनस का आएगा ना 2m, 10 माइनस 12 2 होता है। ये नेगेटिव क्या बता रहा है,
नेगेटिव वेट का सिंपल सा मतलब ये है आप नीचे नहीं आ रहे, आप उल्टा ऊपर जा रहे हो। मतलब ये कि जब लिफ्ट में कोई रस्सी बांध के खींचेगा ना, तो आपका सर छत के साथ टकरा जाएगा लिफ्ट के, क्योंकि वो लिफ्ट रस्सी किस में बांधी है, उसने आपके पैर में नहीं बांधी, लिफ्ट में रस्सी बांधी है। तो लिफ्ट तो जा रहा है किस एक्सेलरेशन से, जी से ज्यादा से, लेकिन आप तो ग्रेविटी पे ही हो, ग्रेविटी से गिर रहे हो। तो आप ये मान के चलो, ये मोबाइल फोन है आप, और ये है लिफ्ट, या इसको लिफ्ट मान लेते हैं, इसको आप मान लेते हो। तो लिफ्ट जो है ना ज्यादा एक्सेलरेशन से गिर रहा है, गिर दोनों रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर लग रहा है जी, और इसके ऊपर लग रहा है जी ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन जी। तो ये ज्यादा जल्दी निकलेगा और आप पीछे रह जाएंगे, और आपका सर लिफ्ट के साथ ऊपर वाले छत पे जाके टकरा जाएगा। यही कंडीशन है यहाँ पे, मतलब हमारा जो सर है, हेड will collide to the top of the roof, या रूफ ऑफ द, सिंपली टॉप ऑफ द रूफ स्टेटमेंट सही नहीं है, will collide with the roof सही है, with the roof of the lift, this is correct statement, roof of the lift, लिफ्ट की छत के साथ तुम्हारा सर टकरा जाएगा। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। अब इसी पे बेस्ड ना आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा हम उस क्वेश्चन को लेके चलते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो जरा इस क्वेश्चन को देखो, आपकी एनसीईआरटी का 13th क्वेश्चन है, 4.13। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मैन ऑफ मास 70 केजी स्टैंड्स ऑन वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर एक वेइंग स्केल पे ये आदमी खड़ा है, ठीक है। उसके बाद लिफ्ट मूव कर रहा है अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म स्पीड से लिफ्ट ऊपर जा रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था ना, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, और जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो हमने क्या पढ़ा था भाई, एक्सेलरेशन जीरो के केस को हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन जीरो वाले केस में ये पूरी एनसीईआरटी बुक ही खुल जाती है हमारी। हमारे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में क्या आता है, देखो जब भी आता है आर बराबर एम जी आता है, हमने ये पढ़ा था आर बराबर एम जी, तो इसी को यूज करो। तो बेसिकली हमारा सीधा आर इक्वल टू एम जी आएगा, और आर इक्वल टू एम जी करेंगे तो यहाँ पर लिखो आर बराबर एम जी, आर बराबर एम जी। व्हाट इज एम, मास तो दे रखा है 70 किलो का आदमी है, जी की वैल्यू कितनी लेने को कुछ नहीं बोला, तो भाई 9.8 ही लेना, ठीक है ना। अगर बोला होता कि 10 लो तो ही 10 लेना है, ठीक है, अदरवाइज नहीं लेना है। तो ये हमारा कितना निकल के आया, यहाँ साइड में कर लेते हैं, 70 इंटू 9.8 करोगे एम जी, तो कितना आएगा, मास 7 जीरो है तो 98, 7 इंटू 98 मल्टीप्लाई कर दो भाई, 7 8 जा 56, 5 बचा 63 और 5 68, है ना। तो 686 न्यूटन का फोर्स जो है वो लगेगा, सिंपली 686 न्यूटन का फोर्स जो है वो उस लिफ्ट के उस आदमी पे लगेगा, उसको इतना महसूस होगा उसका वजन, ये है उसका रियल वेट जो अपेरेंट वेट आएगा। सेकंड केस ट्राई करो, सेकंड केस में इसने क्या बोला है, सेकंड केस में कह रहा है कि डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस वक्त अब एक्सेलरेशन आ गया। देखो जब एक्सेलरेशन से मूव करता है ना, तो उस केस के अंदर उसका वजन चेंज होगा, कितना चेंज होगा, जरा इसको पहले छोटा कर लें, चलो इसको हम साइड में करते हैं एंड देन राइट। कह रहा है कि एक्सेलरेशन से, कितने एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डाउनवर्ड जा रहा है। मैंने आपको बताया था नीचे जाने में वेट डिक्रीज होता है, मतलब mg माइनस ma हो जाता है। जब लिफ्ट नीचे जा रहा होता है तो उस केस में आपका वजन घटता है, हमने प्रूव किया इस चीज को। तो mg माइनस ma, व्हाट इज mg, इसमें कॉमन ले लो यार, m कॉमन ले लो, आएगा g माइनस a। तो पुट करते हैं, मास था 70 kg, g का वैल्यू 9.8, और एक्सेलरेशन कितने से जा रहा है, वो 5 से जा रहा है ना, तो पुट 5। हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, 70 इंटू 9.8 माइनस 5 कर दो, इट विल बी 4.8, है ना। मल्टीप्लाई कर दो उसको, 7 इंटू 48, आंसर विल बी 7 8 जा 56, 28 और 29 30 31 32 33, 336 न्यूटन। दिस इज आवर अपेरेंट वेट। इस वक्त आपका वजन इतना महसूस होगा, 336 न्यूटन, 70 किलो के आदमी का वजन 33 किलो के आसपास दिखेगा, 33.6 न्यूटन, है ना। तो इतना आपको नजर आने वाला है, ये है असली वजन उस आदमी का जब एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लिफ्ट नीचे जा रहा है। तीसरा केस कह रहा है अपवर्ड जा रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस केस में क्या करना है, जो अब इसने बोला कि लिफ्ट जो है वो जा रहा है बेटा ऊपर,
और लिफ्ट जब ऊपर जाता है ना तो उस केस में वजन बढ़ता है, यानी जो आर आता है वो mg प्लस ma फील होता है। m अगेन कॉमन, g प्लस a हुआ, m की वैल्यू 70, g की वैल्यू 9.8 और एक्सेलरेशन कितने से ऊपर जा रहा है 5 से। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है ना। तो बहुत आसान है करना। नेक्स्ट केस में कह रहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड। अब बताओ क्या है लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड। अभी मैंने कहा था दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। इस कंडीशन में जो वेट है वो जीरो निकल के आएगा डी वाले केस में, जब लिफ्ट मैकेनिज्म फेल हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, सीधा लिख दो दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, हमने पढ़ा था ऑलरेडी। तो ये है हमारा क्वेश्चन जिसे हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई। ओके ये टॉपिक हमने जितने आराम से जितने इजी तरीके से समझ लिया है ना, बड़ी मुश्किल होता है लोगों को इसको पढ़ने में समझने में, है ना। एक ऐसा ही क्वेश्चन और है, आई थिंक यहाँ पर नहीं है, एक क्वेश्चन है आपके। मैं यहाँ पर एक काम करूंगा, मैं यहाँ पर उसका क्लिप लगा देता हूँ छोटा सा, आप वर्क में कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी फोटो लगा दूंगा, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना। ये एक मंकी का क्वेश्चन है, मंकी जो है वो रस्सी पे चढ़ रहा है और रस्सी कब टूटेगी आपको ये बताना है यहाँ पर। तो इसको ट्राई करना आप, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। लिफ्ट की जगह वो बंदर रस्सी पे चढ़ रहा है, रस्सी लिफ्ट है और वो बंदर आदमी है, तो उसका वजन आपको पता लगाना है कि कितना किस केस में होता है। तो अगर रस्सी जितना बियर कर सकता है उससे ज्यादा है तो रस्सी टूट जाएगा, और अगर उससे कम है तो रस्सी नहीं टूटेगा। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद वो आता है बच्चों कि फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करके हम ये पता लगाएं। हमारा अगला टॉपिक ये आता है कि हम ये पता लगाएं कि किसी चीज को धक्का देना आसान है या खींचना आसान है। पुलिंग इज इजी और पुशिंग इज इजी। तो हम लोग इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है विच इज इजियर, क्या ज्यादा आसान है। विच इज इजियर, पुलिंग और पुशिंग, पुलिंग और पुशिंग, पुल करना या पुश करना। अच्छा किसकी बात कर रहा हूं मैं, किसको पुल के किसको पुश कर रहा हूं। तो मैं लॉन रोलर, जैसे रोड रोलर होता है ना वैसे लॉन रोलर होता है। लॉन क्या होता है, हमारे गार्डन, उस गार्डन के घास को काटने के लिए एक मशीन आती है। आपने अक्सर स्कूलों में या गार्डन में देखा होगा कि एक माली होता है, वो उस मशीन को लेकर के चला रहा होता है और उससे घास कटती है जल्दी जल्दी, है ना। तो वो घास को काटने की जो मशीन है दैट इज द लॉन रोलर। तो इस घास के काटने की जो मशीन है ना ये है लॉन रोलर। तो लॉन रोलर का दो केस मान लो, एक केस हम लोग कर रहे हैं पुलिंग का, उसको वो खींच रहा है, और एक केस में हम बात करेंगे पुशिंग का जिसमें वो धक्का लगा रहा है। सो देखो ये जमीन है, दोनों केस में जमीन है। अभी ये जमीन नहीं है, वैसे मैंने बना तो दिया लेकिन ये जमीन नहीं है। क्या कमी है जमीन के लिए, मैंने कहा था अगर इसके नीचे बेटा लाइन होगी तभी ये जमीन है। रिजिड सरफेस, जमीन मूव नहीं कर सकता, और अगर लाइन नहीं खींचते तो नॉन रिजिड टेबल है वो, है ना। अच्छा इस पे लॉन रोलर है, ये बना लिया लॉन रोलर, ऐसा होता है। ये उसका हैंडल है, हाँ हैंडल दे रखा है टायर के साथ। ऐसे यहाँ भी बना लेते हैं, ये लॉन रोलर का टायर और ये उसका हैंडल। चलो अब दोनों केस की बात करते हैं, पहले पुल करवाते हैं इसको। तो जब इसको लॉन रोलर को अपनी तरफ खींचेगा ना तो फोर्स लगेगा ऐसे इधर की तरफ। अच्छा एफबीडी के हिसाब से इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट होगा mg, है ना, mg होगा। और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, हमेशा वेट होता है r। भाई नॉर्मल रिएक्शन लगता है r, जमीन उसको ऊपर की तरफ धक्का देगा। अब बताना इस f के भी दो कंपोनेंट हो सकते हैं, ये f दो कंपोनेंट में बांट सकता हूं मैं इसको, कैसे। एक तो ऊपर की तरफ आएगा, भाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सीखा था ना हमने, ये बीच में रहना चाहिए, दो कंपोनेंट बनते हैं थीटा की तरफ वाला और ऐसा। तो मान लो बेटा थीटा ये है, वर्टिकल एक्सिस से आपने थीटा एंगल पे इसको झुका रखा है। तो ये जो ऊपर जा रहा है ये कितना है, दिस इज एफ कॉस थीटा, थीटा के तरफ वाला कंपोनेंट, और ये मान के चलो एफ साइन थीटा, है ना। थीटा अगर वर्टिकल के साथ देख रहा हूं तो ये डायग्राम हुआ। एफ साइन थीटा की वजह से ये गाड़ी इधर की तरफ आएगी पीछे की तरफ, और एफ कॉस थीटा ऊपर को बैलेंस कर रहा है। इस कंडीशन के अंदर इस डायग्राम में जरा गौर करो, ऊपर कौन कौन फोर्स है। क्या ये लॉन रोलर हवा में उड़ जाता है, नहीं। क्या ये लॉन रोलर जमीन में धंस जाता है, नहीं। यानी ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है। यानी इस कंडीशन में मेरा जो ये mg है ना, mg ये इक्वल है दो चीजों के, किस किस के, तो ऊपर r है प्लस f cos थीटा है। तो व्हाट इज r फ्रॉम हियर, r निकला mg माइनस f cos थीटा, है ना। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गया मेरा इस कंडीशन का। सिमिलर इधर आ जाओ, इधर पुश कर रहे हो, धक्का लगा रहे हो, ये है f मेरा, इधर की तरफ लगा रहा हूं, है ना। अच्छा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट होगा mg, ऊपर की तरफ होगा फोर्स और r नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा ये फोर्स को यहाँ से शिफ्ट करो आगे। मैंने आपको चैप्टर जो उसमें बताया था मोशन इन अ प्लेन में, इससे पिछले चैप्टर में,
कि वेक्टर को उठाकर कहीं भी रख सकते हो, शर्त है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। तो इस वाले फोर्स को उठाया और आगे रख दिया, तो आगे रखोगे तो कुछ ऐसा जाएगा ना। इसके दो कंपोनेंट पॉसिबल है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। भाई मान लो ये थीटा था बेटा, तो यहाँ पर ये थीटा होगा, तो इसके दो कंपोनेंट, थीटा की तरफ वाला कौन होगा, एफ कॉस थीटा, और ये वाला होगा एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा की वजह से वो लोड रोलर या लॉन रोलर आगे जाएगा, और ये ऊपर वाला आर और नीचे वाला बैलेंस होगा। तो आर किसके इक्वल आया यहाँ पे, एम जी प्लस, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स है, एम जी भी है और एफ कॉस थीटा भी है। तो ये निकल के आया यहाँ से आर का वैल्यू, सेकेंड इक्वेशन। चलो अब मुझे बताओ दोनों में से आर किसका ज्यादा है। अब आप गौर करो, यहाँ पे आर है एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, मतलब कोई चीज घट रही है, डिक्रीज हो रही है वेट, और उधर क्या है एम जी प्लस एफ कॉस थीटा, मतलब पुशिंग के केस में वेट बढ़ रहा है, अपरेंट वेट आर बढ़ रहा है। भाई किसको धक्का लगाना आसान है, साइकिल को या ट्रक को? सीधा जवाब है साइकिल को, क्योंकि उसका वजन कम है, उस पर फ्रिक्शन कम लगेगा। तो क्योंकि मुझे इन दोनों डायग्राम में एक बात समझ में आ रही है कि पुलिंग के केस में वेट डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से इसका इसका फ्रिक्शन फोर्स भी कम होगा और इसको करना आसान होगा। तो मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पर अगर मैं पूरे को कंप्लीट को थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहाँ एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्या रहेगा हमारा स्टेटमेंट? हमारा स्टेटमेंट होगा सिंस इन केस ऑफ पुलिंग, पुलिंग के केस में अपेरेंट वेट कम है, अपेरेंट वेट इज लेस, सो फ्रिक्शन फोर्स विल बी लेस। उसी केस में फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, फ्रिक्शन फोर्स इज लेस, और हम जानते हैं अगर फ्रिक्शन फोर्स कम है तो वो करना ज्यादा आसान है। सो पुलिंग इज इजियर, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। तो किसी चीज को पुल करना ज्यादा आसान है उसको पुश करने के मुकाबले। हमें अक्सर लगता है कि यार धक्का देना ज्यादा आसान है, लेकिन नहीं, फिजिक्स कहता है कि खींचना ज्यादा आसान है। तो ये उसके पीछे का लॉजिक था, उसको फटाफट आप नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूरा आप नोट करिए स्टेटमेंट और ये ऊपर का।